उस पल का जब मोदी जी से मैम मिली, तो मैम उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो तो एकदम मतलब अविस्मरणीय क्षण है हमारे लिए। जब सर का भाषण स्टार्ट हुआ तो थोड़ी देर बाद तब तो मेरी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने स्टेज से कहा कि मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में ऐसी भी एक बहन है जो इतना बड़ा काम कर रही हैं। फिर उसके आगे तो हमें याद ही नहीं उन्होंने क्या बोला, क्योंकि फिर तो हम रोने ही लगे क्योंकि एक और मैं अपना पर्सनल आपको एक सूचना दे दूं कि अभी 1 नवंबर को मेरे पुत्र का जन्म हुआ, मैं पिता बना और आपने ही मेरी वाइफ की डिलीवरी की और लगभग पुत्र और जो मेरी वाइफ है मैडम दोनों ही स्वस्थ हैं, और इसके लिए भी एक बहुत तहे दिल से आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं ब्रो ज्ञान टॉक। वाराणसी का क्षेत्र है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यहाँ के सांसद हैं, और एक बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने चलाई है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने की मुहिम में बनारस की एक बहुत प्रसिद्ध, जिनको आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और व्हाट्सएप के माध्यम से जानता है, डॉक्टर शिप्रा धर, जो कि एक बहुत सफल गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बेटी बचाने की मुहिम में बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं और अपने तरफ से भी कुछ नया जोड़ रही हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ेंगी और महिलाओं से भी जुड़ी हुई तमाम आम समस्याओं के बारे में बातचीत होगी और बेटी बचाने के लिए क्या कुछ नया हो रहा है मैम से जानेंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और सबसे पहले मैम ये बताएं कि बेटी बचाने की इस मुहिम में प्रधानमंत्री श्री मोदी तो लगे ही हुए हैं, आप क्या कुछ नया कर रही हैं? वंदे मातरम। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्राधर और ये बात है 2014 की। एक्चुअली जब बिटिया की डिलीवरी होती थी हॉस्पिटल में, तो एक बहुत ही मासूमियत से छा जाती थी। बहुत मायूस हो जाते थे सब लोग और कोई ऐसा उत्साह उमंग नहीं रहता था। ये देख के बहुत ही ख़राब लगता था। तो एक दिन ऐसे ही हमने अपने हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव से कहा, डॉक्टर साहब जब बिटिया का जन्म होता है तो बहुत ही ख़राब सा माहौल हो जाता है, उस चीज़ को को बदलना चाहते हैं हम। तो उसके लिए उन्होंने, डॉक्टर साहब ने एक शब्द में कहा कि अगर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। तो उस दिन तो हमने सोचा कि अच्छे डॉक्टर साहब ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि हम उनको कोई गिफ्ट देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो एक सेंटेंस में बोल दिया कि उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। और ये बात है 25 जुलाई 2014 की। और तब से फिर आज तक मेरे हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक नारा दिमाग में लिया कि बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। और इसी नारे के तहत अब तक मेरे हॉस्पिटल में 405 ऐसी बच्चियों का जन्म हो चुका है जिनका किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा मैम ने कितना कुछ अलग किया है एक मुहिम को और आगे एक कदम बढ़ाते हुए। मैम आजकल जो महिलाओं में समस्याएं आ रही हैं और काफ़ी बहुत ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि महिलाओं की जान तक भी चली जा रही है, तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है मैम? इसके लिए मेनली रीज़न ये है कि महिलाएं खुद अपना ध्यान बिल्कुल नहीं देती हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि ऐसा होता है कि घर में खाना बना और लेडीज़ सोचती हैं कि सबको पहले खिला लें, जो बचा रहेगा वो हम खा लेंगे। वो बचे रहने में अक्सर कुछ थोड़ा ही बचा रहता है और जितना उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उनको नहीं न्यूट्रिशन मिलता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की लगभग 50% महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिक हैं, कुपोषण का शिकार हैं। और उसका मेन रीज़न यही है कि महिलाएं अपना ऊपर कम ध्यान देती हैं और जो बचा कुचा रहता है इस खाने की मानसिकता से के कारण ही वो ज़्यादा से ज़्यादा रोग से ग्रसित होती हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैम ने बताया कि महिलाएं खुद से ही अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। एक सवाल और है मैम, आजकल जो वर्तमान में जो चलन चल चुका है कि जो डिलीवरी होती है पहले जितनी नॉर्मल होती थी, आज वहीं वो सिजेरियन उसने रूप ले लिया है, ऑपरेशन होता है। ऐसा क्यों है? क्या मतलब चिकित्सीय कारण है कि महिलाओं का की लापरवाही इसके पीछे मुख्य कारण है? इस पे थोड़ा विचार दीजिए। देखिए, सिजेरियन का तो कई रीज़न होता है।
ऐसा नहीं है कि किसी एक रीज़न की वजह से सिजेरियन होता है, जिसमें मेनली तो हम ये खान पान को भी एक दोष इसका दे सकते हैं। और दूसरा कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि मैक्सिमम काम लेडीज़ खुद अपना स्वयं करती थी, और जिससे कि न चाहते हुए भी उनकी अनजाने में ही बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी, जो कि हमारी पूरी बॉडी को हर चीज़ के लिए, जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना, हमारा वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें हमारा जो होता है वो एक्सरसाइज की वजह से काफ़ी अच्छे से, तो मतलब ना चाहते हुए भी अनजाने में उनसे बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी। वो नीचे बैठ करके मैक्सिमम काम करती थी, अपने हाथ से सब काम करती थी, तो इस वजह से उनकी जो मसल्स थी वो बहुत स्ट्रांग होती थी। तो एक तो ये रीज़न है, और दूसरा आजकल के महिलाओं में, बच्चियों में जो पहली बार डिलीवर कर रही हैं, कम एज की बच्चियां हैं, और हमारे रहन सहन में कुछ ऐसा हो गया कि सहने की शक्ति भी बहुत कम हो गई। जैसे उनको लगता है कि बाप रे इतना दर्द कौन सहे, इससे अच्छा है कि मेरा ऑपरेशन हो जाए और हम आराम से इससे निजात पा जाएं। तो ये भी एक रीज़न है उसका। और दूसरे की कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ कुछ जगह लापरवाही ऐसी हो जाती है मरीजों के कारण, जिस वजह से भी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो नो डाउट पहले से अब ऑपरेशन के केसेस बढ़े हैं, लेकिन मेन वो अपनी ही बनाई चीज़ों के वजह से ज़्यादा है। जैसा कि आपने देखा, मैम ने बताया कि महिलाएं खुद से, पहले की महिलाएं, व्यायाम जो एक बहुत बड़ी कड़ी है डिलीवरी में, वो नहीं हो पा रहा है। मैम एक सवाल जो है, जो आजकल आम हर लड़कियों की समस्याएं होती हैं पीरियड्स को लेके, पीरियड्स में लोग ध्यान नहीं दे पाते और समस्याएं हो जाती है। एक लड़की के लिए पीरियड्स कितना महत्वपूर्ण हो सकता है यदि उस पर आदमी ध्यान ना दे, और वो कितना खतरनाक हो सकता है? आजकल पीरियड्स की बहुत समस्या नो डाउट हो रही है। पहले जैसे हम लोग देखते थे, पहले के कंपैरिजन में अब जो यंग एज की लड़कियां आती हैं वो मेनली एक पीसीओडी नामक बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसमें उसकी ग्रसित बच्चियां बहुत आती हैं। उसमें भी मेन खान पान का ही रोल है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, खान पान और सोने की अनियमितता, क्योंकि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि अब बच्चे देर तक जगते हैं। जैसे हम लोग के टाइम ये था कि हम लोग से कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठ जाना, एक स्लोगन भी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हम लोग इस चीज़ को लेके फॉलो करके चलते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में ये मोबाइल के वजह से जो प्रचलन है कि देर रात तक जगने का, उनको ऐसा लगता है कि सोना ही है, कभी भी सो जाएंगे, और उठना ही है, कभी भी उठ जाएंगे। तो वो जो उनको ये नहीं पता है कि हमारी खुद की बॉडी में एक क्लॉक सेट है, वो सारी चीज़ें उस हिसाब से होती रहती हैं। और इन्हीं चीज़ों का ध्यान न रखने की वजह से ये सो आम समस्याएं बच्चियों में होती हैं, जिसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ना, उनके अंदर पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो आजकल मेन जो है, ये जो जंक फूड खाने का जो रिवाज है, जो पहले के ज़माने में नहीं था, लैक ऑफ एक्सरसाइज और लैक ऑफ फाइबर डाइट। तो क्योंकि जंक फूड हम सभी जानते हैं, इनमें फ़ाइबर बिल्कुल ज़ीरो होता है, और फाइबर हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के वजह से ही ये मेनली जो हमारी ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और हमको ये पीरियड की समस्याएं हो जाती हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि जो एक सही दिनचर्या है, आज का यूथ खासकर लड़कियां फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए उनको तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पूरे बनारस नहीं पूरे भारत में ही, साथ ही साथ एक सामाजिक कामों में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और क्या अलग कर रही हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो जिससे उनके स्वास्थ्य को और बेहतर तरीके से बनाया जा सके और समाज में एक जागरूकता आए? ये हम लोग ने एक मतलब हमने और मेरे हस्बैंड ने एक सोच और की थी कि जो हमारे आसपास की जो डाउन टोडन गर्ल्स हैं, उनको वो पढ़ने नहीं जा पाती थी, उनकी माएँ उनको काम पे लेके चली जाती थी, और जो आसपास के घरों में काम करने वाली हमारी बहनें हैं, उनकी बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी।
और बहुत छोटे से ही माँ उनको काम पे लगा देती थी। और वो तो हमने सोचा कि इन बच्चियों के लिए ऐसा क्या किया जा सके, तो फिर हमने अपने आसपास की जितनी भी बाइयाँ हैं उनकी बच्चियों को, माँओं को पहले तो कन्विंस किया कि नहीं, इन बच्चियों को हमारे वहाँ पढ़ने के लिए भेजिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और उससे कम से कम ये रहेगा कि थोड़ा सा वो बच्चियाँ मेन स्ट्रीम में आ जाएँ। एटलीस्ट उनको कोई पढ़ाई की वजह से बेवकूफ़ ना बनाए कि तुम्हारा ये है, तुमको तो कुछ नहीं आता, इस टाइप का। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं की पढ़ाई का कितना ज़्यादा उनके पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। हमारी ये बच्चियां अगर पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगी तो स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएंगी, और जब आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो वो डिसीज़न मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसलिए इन ऐसी आसपास की बच्चियों को हम अपने हॉस्पिटल में ही, अब हमने एक टीचर रखा हुआ है जिससे वो बच्चियां पढ़ने आती हैं, वो टीचर उनको पढ़ाती हैं। बीच बीच में हम लोग भी उनको पूरा ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ ऐसी करीब 25 और बच्चियां हैं जिनको हम लोग एक वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें शाम को उनकी टीचर्स आती हैं, उनको कढ़ाई सिलाई इस टाइप की चीज़ें या और भी चीज़ें जैसे दिया बनाना, ये ताकि वो स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएं। इसके साथ ही साथ ऐसे आसपास की जो हमारी विडो माताएं हैं, ऐसी 40 माताओं को हम लोग अपने पास से 10 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल का वितरण करते हैं। इसके साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, हम लोग भारत विकास परिषद नामक संस्था से जुड़े हुए हैं, जो कि संघ का ही एक प्रोजेक्ट है। और उसमें हम लोगों ने एनीमिया फ्री इंडिया पे इस पर इस समय विशेष रूप से ध्यान दिया है, कुपोषण और एनीमिया फ्री इंडिया पे, जिसके तहत हम लोग जगह जगह पे जा कर के एनीमिया का कैंप लगाते हैं, जिसमें लेडीज़ का, बच्चियों का ब्लड टेस्ट करते हैं, उनका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं, और अगर उनमें कोई कमी पाई जाती है तो अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में एटलीस्ट 50 to 60% ऐसी लेडीज़ हैं, हमारी बच्चियां हैं जो एनीमिक हैं। तो हमें पूरा इस बात का ये प्रण लिया है कि भारत को एनीमिया फ्री बनाना है, और इसके लिए हम जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने लेवल पे हम लोग करेंगे। मैम, स्वास्थ्य और शिक्षा का केंद्र है और उसके ही इर्द गिर्द सारे काम कर रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मैम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सम्मानित किया है। आइए जानते हैं कुछ अनुभव उस पल का जब मोदी जी से मैम मिली, तो मैम उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो तो एकदम मतलब अविस्मरणीय क्षण है हमारे लिए। एक बार तो हम लोग को DLW में ग्राउंड में मिलवाया गया था, लेकिन वो बहुत थोड़ा समय था। लेकिन सेकंड टाइम जब मिले तो 14 जुलाई की बात है। मोदी जी यहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे ये था कि कुछ 10 विशिष्ट जनों को उनसे मिलाना था। तो हम लोग को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था, बोला गया था कि जब आपके पास आएंगे तो आप अपने बारे में उनसे शॉर्ट में थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो सबने अपने अपने बारे में बताया। मेरे पास भी आए तो हमने भी अपने बारे में उनसे बताया कि मेरे हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा होता है। फिर उन्होंने कुछ उस समय कुछ बोला नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं किया, फिर वो नेक्स्ट के पास चले गए। तो हमको लगा कि पता नहीं मेरी बात वो समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। हमने कुछ खैर कुछ नहीं, फिर सबसे मिल करके फिर हम लोग से कहा गया कि अब आप DLW की बात है तो वहाँ पे फिर हम लोग कहा गया अब आप लोग अंदर बैठ जाइए। तो हम भी अंदर चले गए। हमने कहा पता नहीं सुने कि नहीं, मेरी बात समझे कि नहीं, कुछ बोला नहीं इन्होंने। खैर इसी वापों में हम अंदर चले गए, बैठे। फिर जब सर का भाषण स्टार्ट हुआ तो थोड़ी देर बाद तब तो मेरी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने स्टेज से कहा कि मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में ऐसी भी एक बहन है जो इतना बड़ा काम कर रही हैं। फिर उसके आगे तो हमें याद ही नहीं उन्होंने क्या बोला, क्योंकि फिर तो हम रोने ही लगे क्योंकि हमको लगा इतनी भरी सभा में और पूरे मन से अगर देश का प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे लिए ऐसा बोल सकता है, तो इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है। जितना भी हमने काम किया वो सब सफल हो गया कि प्रधानमंत्री ने भरे स्टेज से मेरे बारे में बोला। बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी का पल था। और फिर तो हम दूसरी दुनिया में खो गए उन्होंने क्या क्या बोला हमको बहुत ठीक से याद भी नहीं है। स्टार्टिंग इसलिए याद है क्योंकि हम समझ नहीं पाए कि वो मेरे लिए बोल रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा। यही कहा उन्होंने कि बहुत ही गर्व की बात है उस देश के लिए जिस देश की बहनें ऐसी भी हैं।
और एक ऐसी भी बहन हमारे बीच में है जो इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी की बात थी। तो लोग मोदी जी के बारे में बहुत कम ही बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कि बहुत गंभीर स्वभाव के हैं, लेकिन हर बात को नोटिस कैसे किया जाता है। बहुत एक अच्छा उदाहरण है वो, कि अगर कुछ कहने के बाद और जब सही समय पे सही बात करनी है। लास्ट में एक सवाल मैम आपसे, कि आप हमारे यूथ जो लड़कियां हैं और ज़्यादा यंग महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं के सारे ही वर्ग के लिए लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो एक स्वस्थ जीवन को जी सकें? अपने संस्कारों को हमेशा अपने साथ लेकर के चलना है, और देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें एक पॉजिटिव वे में। एक तो पूरी कोशिश करना है कि हमेशा खुश रहना है, क्योंकि किसी की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। आज अच्छी है, कल बुरी होगी, कल बुरी थी, आज अच्छी होगी, इस टाइप के सोच के, और सबको सब कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आपको जो कुछ भी मिला है उससे संतुष्ट रह करके और अपनी सारी एनर्जी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए, और पूरी कोशिश करिए कि हम अपने भारत को फिर से एक विश्व गुरु बना करके और सबके साथ लेकर के सबके साथ चलें, और पूरे देश को, सारे बच्चों को, अपने बेटी अपने बेटा सबको संस्कारित करते हुए सुख का जीवन व्यतीत करिए। मैम ने संदेश दिया कि सुखी रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, सही खान पान कीजिए। एक और मैं अपना पर्सनल आपको एक सूचना दे दूं कि अभी 1 नवंबर को मेरे पुत्र का जन्म हुआ, मैं पिता बना, और आपने ही मेरी वाइफ की डिलीवरी की, और लगभग पुत्र और जो मेरी वाइफ है मैडम दोनों ही स्वस्थ हैं, और इसके लिए भी एक बहुत तहे दिल से आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर शिप्रा धर, जिन्होंने बनारस में एक मुहिम छेड़ी है लड़कियों को बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए, ताकि बेटियां हमारे देश की, हमारे समाज का नाम रोशन कर सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य, यही 2 चीज़ होते हैं इंसान की प्राथमिक ज़रूरत की, और इन्हीं दोनों पे काम कर रही हैं मैम। और इसके लिए मेरी तरफ से, पूरे व्यूअर्स की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो मैम हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।